हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 11 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसमें पहला था फ्लाई आई टेलीस्कोप। जो हमने डिस्कस किया था कि फ्लाई आई टेलीस्कोप जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है और ये टेलीस्कोप एस्टेरॉइड की पहचान के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा खनिज भंडार, जिसमें यह जो खनिज भंडार है यह एंडीज पर्वतमाला यूरोप में मिला है, चिली अर्जेंटीना सीमा पर। और यहाँ पर तांबा, सोना और चांदी के भंडार मिले हैं। तो यहाँ यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार अभी तक का अनुमानित है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने पढ़ा था शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा। तो ये देखिए, शुभांशु शुक्ला की स्पेस स्टेशन की यात्रा होने वाली है एक्सियोम 4 मिशन के तहत। ये नासा और स्पेसएक्स का जॉइंट मिशन रहेगा। इसमें शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री थे वो राकेश शर्मा थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले यात्री होंगे। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग। तो ये मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग पहली बार भारत और फ्रांस के द्वारा आयोजित हो रहा है और ये फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और भारत की इसमें सहभागिता है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने पढ़ा था रोबोट संचालित ड्रोन से अंतरिक्ष तक पहुंच वाला देश। तो आप देखिए, जो रोबोट से संचालित होने वाला ड्रोन जिसकी जिसकी एक्सेस अंतरिक्ष तक हो, जो वहां पे स्पेस स्टेशन का रख रखाव कर सके, मून पर रिसर्च कर सके, तो इस तरह का जो ड्रोन है वो पहली बार किसी देश ने विकसित किया है और वह रूस ने विकसित किया है। रूस ने इसका पेटेंट भी कराया है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी रिसर्च हुई है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा हमने पढ़ा था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के देखिए, महिला और पुरुष एकल के अपने हमने डिस्कस किए थे। महिला एकल का खिताब जो है अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता और पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता। तो ये बड़ा एक टेनिस में बड़ा टूर्नामेंट है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने पढ़ा थे इंपॉर्टेंट डेज। तो विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 8 जून को मनाए जाते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आगे हम लोग नेक्स्ट आज की अपन जो लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में बात करें तो देखिए, पहली न्यूज जो है 51वां G7 शिखर सम्मेलन। देखिए, G7 जो है ये 7 देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है। इसका प्रतिवर्ष आयोजन होता है और किस स्थान पर आयोजन होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आयोजन इस बार कनाडा में हो रहा है। अब कनाडा में कहाँ से हो रहा है? कनाडा के कनानकिस अल्बर्टा में हो रहा है। तो इसका आयोजन कनाडा में हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट। और कहां पे हो रहा है? अल्बर्टा, कनानकिस अल्बर्टा में हो रहा है। इस सम्मेलन में 2019 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद से छठी बार भाग लेंगे और अब तक सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री भारत के सर्वाधिक बार G7 में भाग लेने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह इस सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड की या इस न्यूज की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो कनानकिस अल्बर्टा में आयोजित हो रहा है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम बात करें, देखिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें तो आउटरीच सत्र। अब देखिए, G7 मैंने आपको बताया 7 देशों का, 7 विकसित देशों का समूह है। तो इसमें भारत अभी विकसित देश तो नहीं है, लेकिन ये क्यों शामिल हो रहा है? तो इसमें देखिए, अलग देशों को, दूसरे अन्य देशों को भी, जो प्रभावशाली देश है उनको भी बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, उनके साथ चर्चा की जाती है। अब यहाँ पे भारत जो है वह इस मेन समिट में इसके आउटरीच सत्र में भाग लेगा। तो आउटरीच सत्र क्या है? इसमें मेजबान देश जो है वह गैर सदस्य देशों और संगठनों को भी आमंत्रित करता है। मतलब सदस्य देश के अलावा भी अन्य जो देश है वो जिनका एक प्रभावी स्टैंड होता है विश्व वैश्विक पटल पर, तो उनको भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल होता है। तो इसी तरह अब देखिए, इसमें क्या है, जो रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है कि भाई अभी जैसे रूस यूक्रेन का इशू है, या जो इनके आपस में जो अगर आर्थिक जो इश्यूज है या कुछ भी किसी भी तरह का आपस का इशू है, या इंटरनेशनल लेवल के जो भी करंट इश्यूज होते हैं तो उन पर इस पर चर्चा होती है। इसके अलावा भारत के 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया। पहली बार जो भाग लेने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इन्होंने G7 में अब तक भाग लिया है। इसके अलावा हम बात करें आगे G7 के बारे में भी हम और डिटेल में बात करें तो G7 जो ग्रुप है ये एक औपचारिक नहीं अनौपचारिक समूह है। अब इसमें क्या है, इसकी स्थापना 1975 में
फ्रांस की पहल पर की गई थी, ठीक है। और इसके बाद शुरू में पहले आर्थिक मुद्दे ही डिस्कस होते थे, अब इसमें ओवरऑल डिस्कशन होता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में तो डिस्कस होता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है या क्या क्राइसिस हो सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया जाता है। इसका सबसे बड़ी चीज है कि कोई मुख्यालय नहीं है, और 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, उसके बाद से रूस को इस ग्रुप से निकाल दिया और वापस ये G8 से G7 ग्रुप बन गया। तो ये आपके G7 समूह के बारे में। अब इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम बात करें, G7 में कौन कौन से देश शामिल होते। देखिए, आपको याद करने का सिंपल तरीका ध्यान रखना है। देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका में आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, दो देश अपने को ध्यान रखना है, यूएसए और कनाडा। और यूरोप से कौन कौन रहेगा, यूरोप से रहेगा जर्मनी, इटली, यूके और फ्रांस। तो 6 देश ये हो गए, जर्मनी, इटली, यूके और फ्रांस। इसके अलावा जो है आपके एशिया, जैसे अपने जो एशिया महाद्वीप में इधर अपने जापान भी इसमें शामिल है, तो जापान भी एक विकसित देशों में है, तो इस कारण से इसमें टोटल 7 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल होता है, लेकिन वे एक मेंबर नहीं, एक प्रतिनिधि के तौर पे शामिल होता है, तो वो चीज एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अगली न्यूज पे बात करें तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी जो अवसंरचना सम्मेलन है, इसका आयोजन भी फ्रांस में हो रहा है, और फ्रांस में कहाँ होगा, फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा। अब इसमें भारत भी भाग ले रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका आयोजन यूरोप में पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, और डिजास्टर मैनेजमेंट किससे रिलेटेड रहेगा, वो रहेगा तटीय क्षेत्रों के लिए। तो तटीय क्षेत्रों को किस तरह से बचाया जाए क्लाइमेट चेंज से, तो उससे संबंधित ये समिट रहेगी, फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा, यूरोप में पहली बार हो रहा है, और भारत भी इसमें भाग ले रहा है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये 6 से 7 जून को आयोजित हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए पुर्तगाल ने जो है यूएफए नेशनल लीग का खिताब जीत लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूएफा नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता, तो उसका आंसर रहेगा पुर्तगाल ने जीता। अब अपन इसमें आगे और बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, म्यूनिक, जर्मनी में आयोजित हुआ। इसमें स्पेन को पुर्तगाल ने हराया 5-3 से, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाल ने अब तक ये 2 बार खिताब जीता, एक बार 2019 में जीता और अभी 2025 में जीता। ऐसी यूएफा नेशंस लीग का खिताब 2 बार जीतने वाली पुर्तगाल पहली टीम बनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, यहाँ पे देखिए यूएफा नेशंस लीग का खिताब किसने जीता, पुर्तगाल ने जीता, और 2 बार खिताब जीतने वाली ये पहली टीम है। इस स्लाइड का सार ये है कि पुर्तगाल का खिताब कहाँ पे हुआ, म्यूनिक में हुआ, 2 बार जीतने वाली पुर्तगाल पहली टीम है। तो ये चीजें यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे, उन्हें ICC के हॉल ऑफ फेम में, जो महानतम खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, उसमें शामिल किया गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें हालांकि ये धोनी भारत के 11वें क्रिकेटर है जो ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा धोनी के अलावा कुल 7 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इसमें 5 तो पुरुष खिलाड़ी और 2 महिला खिलाड़ी है। तो पुरुष खिलाड़ी कौन कौन से हैं, देखिए हाशिम अमला, मैथ्यू हेडन, स्टीवन स्मिथ और डैनियल विक्टोरी। इसके अलावा जो महिला खिलाड़ी है वह सना मीर और सारा टेलर को इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, सॉरी 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इसमें 5 तो पुरुष खिलाड़ी और 2 महिला खिलाड़ी शामिल है। तो यहाँ पे धोनी भारत से अभी इस वर्ष शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर है। इसके अलावा टोटल जो है वह 11 खिलाड़ियों को ICC के हॉल ऑफ फेम में भारत के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपन स्लाइड की बात करें तो अनाज सिंह ने 2 PSA पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। PSA मतलब क्या है, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। स्क्वैश खेल में अनाज सिंह ने 2 पुरस्कार जीते हैं इस वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि अनाज सिंह किस खेल से संबंधित है, अनाज सिंह भारत की महिला स्क्वैश खिलाड़ी है, स्क्वैश खेल से संबंधित है। तो इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते, एक तो वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और इसके अलावा वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। तो ये 2 इन्होंने अवार्ड जीते हैं। अब तक इन्होंने 2024-25 के सीजन में 11 में से 9 खिताब जीते थे और अभी तक 29 मैचों में लगातार ये है अनडिफीटेड अजय रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 2 PSA अवार्ड जीतने वाली भारत की खिलाड़ी कौन, महिला खिलाड़ी कौन है, अनाज सिंह। दूसरी चीज कि अनाज सिंह किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से संबंधित है,
ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ये अभी रिसेंट चर्चा में रहे हैं। राजीव घई को उप सेना प्रमुख बनाया गया है, रिसेंट भारतीय सेना में उप सेना प्रमुख रणनीति, इस पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया है। देखिए राजीव घई रिसेंट जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय इंडियन आर्मी के डीजीएमओ रहे हैं। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो जो पाकिस्तान ने जो सीज फायर के लिए कॉल इन्हीं को किया था, डीजीएमओ के लेवल पे बात होती है, तो यह अभी डीजीएमओ भी है और उप सेना प्रमुख भी है, दोनों पदों पर रहेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में उप सेना प्रमुख इसे नियुक्त किया गया है राजीव घई को, जो वर्तमान में डीजीएमओ भी है, ये दोनों पदों पर रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए ये कुमाऊं रेजिमेंट से है, चिनार कोर के कुमाऊं रेजिमेंट में है, और इन्हें रिसेंट उत्तम ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस स्लाइड में कि भी उप सेना प्रमुख कौन बने हैं, राजीव घई बने हैं, जो भारतीय सेना के डीजीएमओ भी है, दोनों पदों पर रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा हम न्यूज पढ़े, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, टी रविशंकर। यहाँ पे देखिए रविशंकर ही है, टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, ये चीज ध्यान रखना है। तो 16वां वित्त आयोग है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिसेंट जो इंपॉर्टेंट 16वां वित्त आयोग चर्चा में क्यों रहा, टी रविशंकर के कारण, क्योंकि ये इसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत हुई, 280। आप सबको पता है कि जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, रिपोर्ट सौंपने तक या 31 अक्टूबर 2025 तक। अब इनको नियुक्त क्यों किया गया, क्योंकि अजय नारायण झा जो नीति इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने इनके सदस्य अजय नारायण झा वित्त आयोग के सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पर टी रविशंकर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। अब अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करें तो देखिए 16वां वित्त आयोग जो है उसके बारे में अपन जानकारी लें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 280। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, जो राजस्व वितरण है, टैक्स से संबंधित जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स में, राज्यों में, उसके बारे में ये सिफारिश करता है। राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल जो डिसिप्लिन है उसके बारे में भी, जो किस तरह से खर्च करना चाहिए, किस तरह से वित्त का वितरण हो, इस तरह के बारे में इस संदर्भ में ये सिफारिशें करता है। हालांकि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। तो जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष वर्तमान में है अरविंद पनगड़िया। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इनका गठन कब हुआ, 16वें वित्त आयोग का 31 दिसंबर 2023 को हुआ। और 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशों की अवधि कब तक रहेगी, ये रहेगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। इस वित्त आयोग की जो सिफारिशों की या इसकी अवधि रहेगी। ठीक है, अब इसके सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव है, और इसमें 4 सदस्य है, जिसमें से एक टी रविशंकर है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए सतपाल भानु को हाल ही में LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका अंतरिम सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है रिसेंटली। अब सतपाल भानु क्या है, वर्तमान में MD है, LIC के प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब LIC में क्या है कि 4 MD में ये सबसे वरिष्ठ है, LIC में 4 MD और एक CEO है, 4 MD में ये सबसे सीनियर है। तो अभी रिसेंटली इसका पद रिक्त था, तो इन्हें सतपाल भानु को इनका इंटरिम CEO नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें तो देखिए जो LIC के बारे में बात करें, LIC का गठन 1956 में हुआ था। ये एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, इसका संचालन ये शुरू कब हुआ, 1 सितंबर 1956 से। ठीक है, अब इसमें सभी राष्ट्रीय जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से उनका विलय के बाद हुआ। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ये चीज आपके एडिशनल न्यूज है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें, शैलेश सी मेहता, ये एक पर्सन इन न्यूज, चर्चित व्यक्तित्व में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अभी रिसेंट किसकी नियुक्ति हुई है, कौन क्या बना है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये FAI के अध्यक्ष मतलब फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो जो उर्वरक से संबंधित जो एसोसिएशन होता है नेशनल लेवल का, उसके अध्यक्ष बने हैं शैलेश सिंह। ठीक है, इससे पहले भी ये कई पदों पर रह चुके, जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स के प्रबंध निदेशक रहे, और इसके जो FAI के पहले अध्यक्ष थे वे थे N सुरेश कृष्णन। तो इन्हें लॉन्ग टर्म में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसका लॉन्ग टर्म में अनुभव है।
इस स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शैलेश सिंह बने हैं, शैलेश मेहता बने हैं। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की, एमएससी इरिना। देखिए ये रिसेंट अभी चर्चा में रहा है, ये चर्चा में क्यों रहा है, एमएससी इरिना विश्व का सबसे बड़ा जहाज है, और ये विश्व का सबसे बड़ा जहाज है, और ये रिसेंटली भारत पहुंचा है। भारत में कहाँ पहुंचा, भारत में ये विजिंजम पोर्ट पहुंचा है। विजिंजम पोर्ट जो अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है, विजिंजम पोर्ट जो केरल में स्थित है, अभी रिसेंट चर्चा में रहा है, तो यहाँ पे पहुंचा। अब देखिए ये सबसे बड़ा जहाज है, इसकी लंबाई 399 मीटर, लगभग 400 मीटर, और चौड़ाई लगभग 61 मीटर है। ये फुटबॉल मैदान से लगभग, एक फुटबॉल मैदान के लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितना है ये। तो इसकी ये विश्व का अभी तक सबसे बड़ा जहाज है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि ये भारत के केरल स्थित विजिंजम पोर्ट पहुंचा। तो यहाँ पे दो चीज है, एमएससी इरिना क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज, और ये कहाँ पहुंचा, विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट लास्ट मंथ ही इसका उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अडानी के सहयोग से, अडानी इंडस्ट्रीज के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और ये क्या है, भारत का पहला अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। तो ये भी एक पिछले महीने के प्लेसेस इन न्यूज जो चर्चित स्थल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजिंजम बंदरगाह क्या है, भारत का पहला अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मतलब अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ पे शिपमेंट्स की सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये विजिंजम केरल में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एमएससी इरिना क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज, और ये कहाँ पहुंचा, विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट केरल में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, बंदरगाह है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए हैदराबाद अभी रिसेंट चर्चा में रहा। रिसेंट चर्चा में क्यों रहा उसके बारे में हम बात करें। देखिए रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, रेयर अर्थ मैग्नेट है, तो रिसेंट क्या है कि सबसे बड़ा भंडार इनका जो है वो है चाइना में है। रिसेंटली चाइना ने इसके व्यापार, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण से ये सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो व्यापार है वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए नेशनल ग्लोबल लेवल पर। अब भारत भी इसमें एक है, तो भारत प्रभावित हुआ। अब रिसेंट कारण क्या है, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, लेकिन उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वे उसका उत्खनन कर सके। तो हैदराबाद इसी कारण से चर्चा में रहा कि भारत में पहली बार जो निजी क्षेत्र जो है रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन करेगा, वो कहाँ पे करेगा, हैदराबाद में करेगा। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा निजी क्षेत्र की कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी रहेगी उसका नाम भी ध्यान रखना है, मिड वेस्ट एडवांस मटेरियल्स, ठीक है। एमएम वो कंपनी रहेगी जो भारत में पहली बार, निजी क्षेत्र की पहली कंपनी जो भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट का उत्पादन करेगी। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का पहला निजी उत्पादन रहेगा। यहाँ पे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन से प्रारंभिक क्षमता इसकी 500 टन प्रतिवर्ष रहेगी। इसमें 1000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसका उत्पादन दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। और जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, मोबाइल स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में होता है। चीन सबसे बड़ा भंडार, चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, और चीन सबसे बड़ा निर्यातक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, तो चीन के पास है। लेकिन भारत भी वैश्विक जो भंडार है, कुल भंडार है, उसमें भारत का तीसरा स्थान है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो उत्पादन है भारत में पहली बार निजी क्षेत्र में कहाँ होगा, हैदराबाद में। कौन सी कंपनी है, कंपनी रहेगी एमएम मिड वेस्ट एडवांस मटेरियल्स। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड है मेलूर। अब मेलूर में क्या है, मेलूर में रिसेंटली 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। तो रिसेंट देखिए, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, सभ्यताएं या जो स्थल है, उत्खनित स्थल है, उनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड ही है मेलूर, जो अभी रिसेंट चर्चा में रहा है, तमिलनाडु में स्थित है। मेलूर टाउन में 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है, और ये किस वंश से संबंधित है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेलूर में एक गांव है उदमपट्टी, उदमपट्टी गांव है मेलूर, तमिलनाडु के मेलूर में गांव है उदमपट्टी, वहां पे शिव मंदिर मिला है। ये उत्तर पांड्य काल, पांड्य वंश आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उत्तर पांड्य काल का ये मंदिर है। खोजकर्ता इसके सी संथालिगम है, और इसमें इस मंदिर में एक शिलालेख मिला है। शिलालेख में शासक का उल्लेख है मारवर्मन सुंदर पांड्या, पांड्य वंश के शासन में। यहाँ पे दो चीजें आपको इस स्लाइड में ध्यान रखना है, ज्यादा चीजें देखिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। भगवान शिव का मंदिर मिला 800 साल पुराना, कहाँ मिला, मेलूर तमिलनाडु में, उदमपट्टी गांव में। एक चीज ये, और ये किस वंश से संबंधित है, पांड्य वंश से। तो इस स्लाइड में आपको दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, शिव मंदिर कहाँ मिला 800 वर्ष पुराना,
मेल्लूर उदमपट्टी गांव में तमिलनाडु में, और ये किस वंश से संबंधित है? तो पांड्य वंश से संबंधित है। तो ये आज की हमारी दिल्ली करंट अफेयर्स थी। इसके अलावा आपको जो वीकली और इसके अलावा मंथली जो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपने इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।